नमस्कार। आज है 24 मई, दिन बुधवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की हेडलाइंस। नए संसद भवन में स्थापित होगा भारत का राजदंड सेंगोल। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च की वेबसाइट, कहा अंग्रेजों से आजादी का प्रतीक। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से विपक्ष ने बनाई दूरी। कांग्रेस सहित 20 दलों ने बायकॉट का किया ऐलान। राहुल ओवैसी का सरकार पर हमला। सिडनी से स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों का उठाया मुद्दा, कहा मंदिरों पर हमला मंजूर नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार के हिजाब से प्रतिबंध हटाने की तैयारी। पूर्व सीएम मुंबई बोले, कोर्ट में है हिजाब का मुद्दा। गैर जरूरी मात्रा में दवा खरीद पर लगाम लगाने की तैयारी। स्ट्रिप के हर टैबलेट पर होगी एक्सपायरी की डेट। जून में जारी होगा डिजिटल इंडिया कानून का पहला ड्राफ्ट। बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर होगा विशेष प्रावधान। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे क्या है बच्चों की डेटा सुरक्षा का नया प्लान। और बाजार के 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 63 अंकों की कमजोरी के साथ 18,300 के नीचे बंद। मेटल, बैंक और फाइनेंस शेयरों ने बनाया दबाव। हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं उन खबरों को जो दिन भर छाई रही टॉप न्यूज में। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा है कि निरंकुश तरीके से नए संसद भवन का निर्माण किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराने का निर्णय लिया गया है, वो राष्ट्रपति पद का न केवल अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। 1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के दौरान इस्तेमाल एक ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। राजदंड सेंगोल भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। शाह ने कहा कि सेंगोल नामक एक प्राचीन अवशेष को नए संसद भवन में रखा जाएगा। सेंगोल स्वतंत्रता और निष्पक्ष शासन की भावना का प्रतीक है। सेंगोल चोल राजवंश से संबंधित है और इसका इस्तेमाल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी 1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के दौरान किया था। गृह मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन मोदी सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है। और इसी सिलसिले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने वादा किया कि संसद में हमारा साथ देंगे और अगर यह बिल संसद में पास नहीं हुआ तो 2024 में मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबियों के यहां ईडी ने छापेमारी की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी ने 6 स्थानों पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत छापेमारी की है। मामले में शामिल कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के यहां छापेमारी की जा रही है उनमें से कुछ संजय सिंह से संबद्ध हैं। रेड को लेकर संजय सिंह ने कहा कि जब उनके पास कुछ नहीं मिला तो आज उनके सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका
वापस ले ली है। सिसोदिया ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी कि उनकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल ही शराब नीति घोटाले में ईडी की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। 19 मई को शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई केस में दाखिल चार्जशीटों पर सुनवाई हुई थी। ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स टूरिज्म का सबसे अहम रास्ता है। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि सौरव गांगुली ने त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। माणिक साहा ने विश्वास जाहिर किया कि उनकी भागीदारी निश्चित रूप से राज्य के टूरिज्म को गति देगी। यूपी के रामपुर से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी कर दिया है। खास बात यह है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी। हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में 3 साल की सजा सुनाई थी। आपको बताएं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। कोर्ट ने 3 साल के लिए जेल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। नए वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ेगी। यह उत्तराखंड को मिलने वाली पहली और दिल्ली की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन 314 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। फिलहाल इन दोनों शहरों के बीच चलने वाली ट्रेन नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस है, जो 6 घंटे 10 मिनट के समय लेती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। देश में हमेशा डिजिटल दुनिया में नागरिकों की सेफ्टी पर चर्चा होती आई है। देश में अब जल्द ही 1.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से इंटरनेट पर फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जालसाजी की घटनाएं भी बढ़ी हैं और डिजिटल सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। खासतौर से एआई के आने के बाद से तो फ्रॉड के मामले और डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जोखिम का यह दायरा उतनी ही तेजी से बढ़ा है। खास तौर पर बच्चों के लिए इंटरनेट सुरक्षित नहीं रह गया है और इस बात को लेकर चिंताएं लगातार व्यक्त की जाती रही हैं। बच्चों के लिए इंटरनेट पर एक सेफ और ट्रस्टवर्दी यानी कि भरोसे लायक वातावरण बनाने पर चिंता भारत की नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया की यह चिंता है। और भारत की यंग एज पॉपुलेशन को देखते हुए तो बच्चों के लिए एक सेफ इंटरनेट बनाने की जरूरत कुछ ज्यादा ही महसूस होती है और तुरंत महसूस होती है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के नए डिजिटल इंडिया एक्ट में बड़ा फोकस उन बच्चों पर दे रही है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार जून के पहले हफ्ते में डिजिटल इंडिया कानून का पहला ड्राफ्ट जारी करेगी। इस ड्राफ्ट में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस ड्राफ्ट को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा विधेयक में बच्चों के डेटा से जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ खास सुरक्षा प्रावधान लागू किए गए हैं। ये थोड़ा कड़वे लगेंगे उनको और इसका प्रतिकार भी किया था ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने, लेकिन मकसद ये है कि बच्चों को वयस्कों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित इंटरनेट मिल सके। इस ड्राफ्ट में बड़ी तकनीकी जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, उद्योग संगठन हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन तमाम लोगों की सलाह ली गई। इसमें बच्चों के डेटा की सुरक्षा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा, उनकी गोपनीयता, गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स के नियमों को दायरे में लाने की बात कही गई। यही नहीं, रिवेंज पॉर्न, साइबर बुलिंग, डार्क वेब, डॉक्सिंग को भी इस दायरे में लाया जाएगा। जिस तेजी के साथ बच्चों की जिंदगी और उनकी पढ़ाई और करियर के लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जरूरत बढ़ रही है, देश के लिए माइनर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक सेफ इंटरनेट इकोसिस्टम लागू होना बहुत जरूरी लगता है।
ऐसे में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीटीपी बिल जिसका ड्राफ्ट हम सबके सामने आने वाला है, उसमें क्या अपेक्षाएं की जानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। हमारे साथ हैं विवेक सूद साहब, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और ऑथर हैं साइबर लॉ सिंप्लीफाइड के। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, अब क्योंकि ड्राफ्ट हम सबके सामने आ जाएगा जून के फर्स्ट वीक में, हम क्या अपेक्षा करें? और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा ये इतना पेचीदा विषय है कि कभी कभी इसमें जो टेक जायंट्स हैं और सरकार हैं उनके बीच में एक तरह की रस्साकशी भी हुई। एक पर्टिकुलर सामंजस्य पर आने में कई बार ओपिनियन का डिफरेंस भी हमने देखा। तो हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए और कितना महत्वपूर्ण होगा इन ड्राफ्ट्स का आना? सर देखिए, जो लोग ऐप बनाते हैं या जो अलग तरीके का अलग अलग जो वेबसाइट्स बनाते हैं, उनका ले दे के एक ही पर्पस होता है, पैसा कमाना। वो कोई चैरिटी नहीं करते। उनको ले दे के वो चाहे वो गेमिंग ऐप बना रहे हो, सोशल मीडिया में कोई नया ऐप बना रहे हो, बच्चों के खेलने के लिए कोई गेम बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अल्टीमेटली वो उनको पैसा चाहिए। वो इस बात को लेके कंसर्न नहीं है कि हमारे खासतौर पे इंडिया में जो कल्चर है उसका क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, इंडियन ट्रेडिशन का क्या होगा, बाद में ये बच्चे किस मोड में चले जाएंगे, कल को क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कल को कोई सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें देखी जा रही। तो ले दे के जो चाहे वो स्टार्टअप है या जो भी है, उनका वो कंसर्न नहीं है सामान्यतः। लेकिन सरकार की ये ड्यूटी है कि वो दोनों के बीच में एक बैलेंस सुनिश्चित करे। हमारे बच्चों को नेट मिलना चाहिए, लेकिन वो नेट उनके लिए एक तरीके से प्रोएक्टिव काम करे। बेसिकली ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है, ये डोवाल जी, ये पूरी तरीके से चाकू की तरीके है। अब इस चाकू से फल भी काटा जा सकता है और हाथ भी काटा जा सकता है। सामान्यतः देखा गया है कि आज की डेट में फल काटने के साथ साथ ये हाथ काटने के भी काम आ रहा है। इसी में से बहुत सारी चीजें, लोग क्राइम भी सीख रहे हैं, मर्डर करना सीख रहे हैं, सुसाइड करना भी सीख रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी बात, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों के जो उसमें डेटा फीड कर रहे हैं वो पूरा पूरा पब्लिश हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। उनकी जो कई और भी चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद मैं अभी व्यक्त नहीं कर सकता यहाँ पब्लिकली, वो प्रॉब्लम भी आ रही है। तो इनके बीच में एक बैलेंस करना था। तो इसलिए हम तो आशा ये करते हैं सरकार से, सरकार संविधान के अंतर्गत चलती है जी, संविधान के फंडामेंटल राइट को देख ले। फंडामेंटल राइट पर्टिकुलरली आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 को देख ले। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू आइडेंटिटी। हमारे बच्चों की राइट टू आइडेंटिटी सुरक्षित होनी चाहिए, उनकी राइट टू डिग्निटी सुरक्षित होनी चाहिए। आर्टिकल 25 राइट टू कल्चर, आर्टिकल 29 राइट टू ट्रेडिशन। तो भारत, मतलब नेट का यूज तो हो, लेकिन वो इंटरनेट का यूज कहीं हमारे बच्चों की आइडेंटिटी डिग्निटी ने खराब कर दे। दूसरा, कहीं वो भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय जो जीवन शैली है उसके साथ में होना चाहिए, उसको मतलब असिस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी पूरी परंपरा, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारी रीति रिवाज, हमारा जो पारिवारिक, बिल्कुल सर, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तो बिल्कुल डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा। लेकिन स्पेशली जो बच्चों का है यहाँ पर इसलिए है विवेक सूद साहब, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे, और खास तौर से माइनर्स जो हैं 18 साल से कम उम्र के, वो मोस्ट एक्टिव यूजर्स ऑन इंटरनेट हैं आज की डेट में, और पूरी दुनिया के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं। और इनके डिजिटल एज में, इसको डिजिटल एज कहा जा रहा है ग्लोबली, इनकी डिजिटल एज में जो रिस्क है हार्म और थ्रेट्स के, उनको माइन्यूट करने के लिए क्या आपको लगता है जो अब तक जो छन के बात आई हैं इसके मसौदे से और सरकार के इंटेंशन से जो लग रहा है, आप संतुष्ट हैं सर कि ये बच्चों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच वाला हमारा नजरिया होगा इस ड्राफ्ट में? बहुत बहुत आपने ठीक कहा। बच्चे वल्नरेबल हैं इस इंटरनेट एज में। जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर पॉर्न है, साइबर बुलिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं इन क्राइम्स से। इसलिए मैं कहूँगा, मैं सरकार को ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी पॉजिटिव मूव है
in favor of children. और this is much needed in this day and age. हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है against the cyber crimes and against all the negativity around the internet. और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का. It's a very positive move in the right direction. We must strengthen the laws that protect the children in the digital age, and this is a very good move of the government of India. Absolutely, sir. बिल्कुल सर. अब एक अश्विनी जी, एक बात यहाँ पे जो रह जाती है कि भाई इनएप्रोप्रिएट और अनसूटेबल जो कंटेंट है बच्चों के लिए, वो क्या हो, उसमें क्या ना हो. दूसरा, बच्चों तक अगर ये कंटेंट पहुंच रहा है तो इसमें एक छन्नी तो इसमें लगानी पड़ेगी सर. अब छन्नी लगाने के लिए उसमें कई लेयर्स हैं. अगर आप कहते हैं साहब कि सिर्फ बच्चों को ही, वो बच्चों के पेरेंट्स को ही इजाज़त दीजिए, एक अमुक एज के बाद जो है बच्चों, अमुक एज से नीचे बच्चों के लिए आप डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर आने की एंट्री उनको मत दीजिए. दूसरी तरफ हम डिजिटल इंडिया चाहते हैं, दूसरी तरफ हम ऑनलाइन लर्निंग चाहते हैं, बच्चों को आगे भी बढ़ाना है. तो ये बैलेंस कैसे होगा सर? देखिए, इसका बैलेंस का मेरा एज चूंकि मैं एडवोकेट हूं और मैं तो केवल संविधान की बात करता हूं. इसका बैलेंस इसी संविधान में है. संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी. तो स्वाभाविक सी बात है, जो आज की डेट में इंटरनेट के दौर में जो बच्चे, उनको वायलेंस दिया जा रहा है और भी चीजें आ रही हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. तो सरकार को देखना पड़ेगा कि कंटेंट वो होना चाहिए जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी सिखाए, न कि इसका उल्टा सिखाए. जो डिग्निटी सिखाए, जो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी सिखाए, जो हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, अगर फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आके जाइए आप आर्टिकल 29-30 में, जो राइट टू आइडेंटिटी सिखाए, राइट टू लिबर्टी सिखाए, राइट टू डिग्निटी सिखाए, राइट टू कल्चर सिखाए, राइट टू ट्रेडिशन सिखाए, राइट टू फूड सिखाए, राइट टू हेल्थ सिखाए, वो सिखाए. न कि आज की रेट में जो अमेरिका भुगत रहा है या यूरोप के बाकी कंट्रीज भुगत रहे हैं. आज आपकी डेट अमेरिका में क्या हो रहा है? देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आर्म्स लेके आ रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत में नहीं हो रहा, भारत में भी हो रहा है. लेकिन अमेरिका का कल्चर वसुधैव कुटुंबकम का नहीं रहा, लेकिन हमारा कल्चर रहा है. तो हमारे इंटरनेट में कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम दिखना चाहिए, कानून में दिखना चाहिए. हमारे इस कानून में कहीं ना कहीं सत्य, अहिंसा का भाव दिखना चाहिए. तो जो हिंसक बट सर, इतनी बड़ी इंटरनेट की दुनिया है अश्विनी सर, इसको रेगुलेट कैसे करेंगे? फिर अगर आप रेगुलेट एक एक कंटेंट को करने लग जाएंगे, फिर आप पर आरोप ये लगेंगे कि आप काम करने नहीं देना चाहते, आपको कारोबारी माहौल नहीं बनाना चाहते. तो इसमें बैलेंस कैसे होगा? फिर ये मसला फिर कोर्ट में जाएगा, फिर वो सरकार वर्सेस ये जो बिग टेक्स हैं ये होगा. ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे मूल उद्देश्य हैं हम उनसे कहीं भटक ना जाएं? डोवाल जी, कहावत है ना, समरथ कोई नहीं दोष गोसाई. ये जितने बड़े बिग जो है बिग बुल्स हैं, या इनको जो कह लीजिए, इनको सांड कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, ये इनकी चाइना में हिम्मत नहीं पड़ती. चाइना का रूल्स आप देख लीजिए, क्या उन्होंने गजब रेगुलेट किया है. क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कितना दिखाना, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है. उन्होंने तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर रखा है, हिम्मत ही नहीं वहां पे जाने की. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत की सरकार की ड्यूटी है वो भारत की संस्कृति को बचाए, हमारे बच्चों को बचाए, हमारे बच्चे जो फैमिली वैल्यूज से दूर हो रहे हैं उनको रोके. बट अश्विनी जी यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर आप एक टारगेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, अब सवाल उसमें ये कि आप कितने प्लेटफॉर्म्स को बंद कीजिएगा. अगर आप अपना ही कोई इकोसिस्टम लेकर आइए, जैसे आप चाइना का उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने कुछ वेस्टर्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन लगा के अपने यहाँ के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए. लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद वहां पर साइबर प्रेडेटर्स की कमी नहीं है, वहां पर साइबर बुलिंग रुक नहीं रही है, वहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, ऑनलाइन क्रिमिनल्स हैं, वो जो बच्चों की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है सर. तो प्लेटफॉर्म आप जो मर्जी दे दीजिए. नहीं डोवाल जी, मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं. कानून बहुत बड़ी चीज होती है. अभी कुछ दिन पहले टर्की में एक व्यक्ति ने बैंक अकाउंट हैक किया
उन्होंने कानून गजब का बनाया हुआ, उसको 335 साल की सजा हुई। उसके बाद दोबारा टर्की में किसी ने अकाउंट हैक करने की हिम्मत नहीं की। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड जैसे नहीं अपनी ये चिटफंड स्कीम लॉन्च करते हैं, ऐसी चिटफंड स्कीम लॉन्च किया और करीब 16,000 लोगों का पैसा लेके गायब हो गया। कानून उन्होंने कठोर बनाया, 1,41,000 साल की सजा हुई। दोबारा थाईलैंड में कोई चिटफंड स्कैम हुआ ही नहीं है। कानून बहुत बड़ी चीज होती है। आपने कभी दुबई में क्राइम नहीं देखा होगा। क्या मजाल कोई जाके दुबई में किसी के अकाउंट हैक कर ले? क्या मजाल कोई जाके आपके सिंगापुर में किसी के अकाउंट हैक कर ले? क्या जाके मजाल जाके आपके जो है टर्की में किसी के अकाउंट हैक कर ले? बहुत स्ट्रिक्ट पिनल प्रोविजन जितना तगड़ा होगा, कहते हैं भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। कलयुग में दंड जितना कठोर होगा, लाठी आपकी जितनी मजबूत होगी, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत जितना तगड़ा आप अपनाएंगे, उतना शांति रहेगी। नहीं तो ये गिद्ध है, मैं इनको गिद्ध कहता हूं। आज की डेट में बहुत सारे लोग गिद्ध की तरीके, केवल पैसे के लिए, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि भारत की नई जनरेशन कहां चली जाएगी, उनको चिंता ही नहीं है। एब्सोल्युटली सर, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन स्कैम्स की जो बाढ़ आई है उसके सबसे ज्यादा शिकार हमारे वयस्क लोग हो रहे हैं, जो सयाने लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं, वो तो ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन वल्नरेबिलिटी को ये लोग एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, वो भी बच्चों की, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है मुझे। सूद साहब, आपको लगता है कि एक तो कानून हमारे यहाँ बहुत लेट आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। हमारे यहाँ आईटी एक्ट 2000 है, अगर उसमें थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होकर अगर उन्हीं कानूनों का पालन किया जाए तो ऐसा नहीं है कि आईटी एक्ट 2000 में कोई प्रावधान ऐसे नहीं है। मैं डोभाल जी, हमारा जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है कि सजा होने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाता है। ऑल राइट, दुरुस्त आया। और ये बहुत ही अच्छी मूव है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें मैं कुछ बैलेंस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरी ये ओपिनियन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो 18 इयर्स का जो थ्रेशोल्ड रखा है, इसको 16 इयर्स कर देना चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, ये दिस इज द लॉडेबल एफर्ट। देखिए, अगर हम एफर्ट ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएंगे? ये एक चैलेंज है, इसकी इंप्लीमेंटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एडल्ट्स, ये एक चैलेंज रहेगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून ही नहीं होना चाहिए। हमारा कानून होना चाहिए, एक कानून को एक एफर्ट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। इसके बावजूद कुछ क्राइम्स होंगे, पर इस क्राइम्स मिनिमाइज होंगे। बट यहां पे सर एक सूद साहब, यहां पे क्लैश जो आ रहा है वो ये आ रहा है, अगर आप इंटरनेट कंपनी या इस तरह के इंटरमीडियरीज पर बहुत ज्यादा लगाम लगाते हैं, अब उनका जो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहा है, ये जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा अगर ना भी कहें, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है, जो सबसे ज्यादा इंगेजमेंट लेकर आ रहा है उनके प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो यही एज ग्रुप है। वो 13-14 साल से और 24 साल के बच्चे। अगर इनमें हम 18 और 16 को भी हटा दे, फिर भी एक सिग्निफिकेंट एज है। तो फिर अचानक फिर अगेन वो क्लैश नहीं होंगे। और दूसरा, ये कंपनी सर हमेशा ये दावा करती हैं कि उनके जो कार्य करने की जो शैली है, उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति, बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स, इन सब को संज्ञान में लिया जाता। तो दावे तो वहां से बहुत होते हैं सर। देखिए, मेरी ओपिनियन में जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट हैज टू बी रेगुलेटेड। ये जो हमारा जो लॉ आ रहा है, वो यही कह रहा है कि हम इंटरनेट को रेगुलेट किया जाए बच्चों के पर्सपेक्टिव से। ये कहीं प्रोहिबिट नहीं कर रहा, इंटरनेट को रोक नहीं रहे हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। और मैं इसमें एक चीज और कहूंगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, वो नैरोली डिफाइन होने चाहिए। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, या बच्चों की जो वल्नरेबिलिटीज हैं, उन वल्नरेबिलिटीज पे ये लॉ आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरनेट को ब्लॉक कर देना चाहिए बच्चों से।
इट हैज टू बी रेगुलेटेड अप्रोप्रिएटली। Absolutely, ये sir. मेरा आर्ग्यूमेंट है। Absolutely, और मैं sir. फिर कहूंगा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये एक्ट ला रही है और बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजन ला रहे हैं, इट इज अप्रिशिएबल। देखिए, और ये बहुत ही Absolutely, रेलेवेंट sir. है इन जब- टुडेज डिजिटल एज। एब्सोल्युटली सर। और जब ये ड्राफ्ट की बात पहले भी आई थी, उस समय भी जब देखा इस तरह के इंटरमीडियरीज ने कि सरकार थोड़ा सा सख्त हो रही है, तो सरकार के पास चले गए अपनी बात रखने के लिए कि साहब हमारे काम का क्या होगा। तो जैसा आप दोनों कह रहे हैं, और मैं अपनी एक बात कंप्लीट करता हूं। आप बोलिए सर। डोवाल जी, हाँ, देखिए हमारे देश में साइबर क्राइम के मामले में या जो कहीं कहीं वायलेशन हो रहा है उसमें सजा नहीं हो रही है, इसीलिए क्राइम भी कंटिन्यू है, वायलेशन भी कंटिन्यू। तो आपको ये देखना पड़ेगा सिंगापुर में कैसे क्राइम कंट्रोल किया है, उन्होंने कैसे किया। उन्होंने क्या किया, पुलिस चार्टर लागू किया और जुडिशियल चार्टर लागू किया। पुलिस चार्टर में उन्होंने क्या किया, एक कंप्लेन के 1 घंटे के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करना है और एफआईआर के 1 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट फाइल कर देना। जुडिशियल चार्टर में क्या किया, आपको 1 साल के अंदर इसका फैसला कर देना। मुझे लगता है जब तक हम पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हम कोई बहुत अच्छा कानून भी बना ले तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, कहीं सजा नहीं हो पाएगी, तो इसका खौफ नहीं पैदा होगा। कानून का खौफ तब होता है जब कानून कठोर हो, इन्वेस्टिगेशन स्पीडी हो और जस्टिस भी बहुत सुपर फास्ट तरीके से हो। बिल्कुल सर। पर फिर अगेन एक दिलचस्प बहस उसमें ये आ जाती है कि बहुत ज्यादा कठोर कानूनों से क्या कुछ हासिल होगा। सिंगापुर में कैपिटल पनिशमेंट पर कितनी बड़ी बहस पूरी दुनिया में चल रही है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन बहरहाल आज उस पर बहस नहीं, आज हमारा जो बच्चों के प्रोटेक्शन जुड़ा था। लेकिन दोनों का यही सजेशन है कि अगर सरकार चाहे तो स्वाभाविक रूप से अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करके बच्चों के अधिकारों को और उनके डिजिटल प्रोटेक्शन को सुनिश्चित किया जा सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि जून में जो ड्राफ्ट आ रहा है उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सूद साहब थैंक यू सो मच। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्राहक से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में दवा दुकानदार ग्राहक को जरूरत के हिसाब से दवाई दे सकेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 टैबलेट की जरूरत है लेकिन आपको पूरी स्ट्रिप खरीदनी पड़ रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जो उपभोक्ताओं को के हक में होगी। ये क्या है, और अब तक 2 दवा चाहिए होती तो पूरी स्ट्रिप क्यों खरीदनी पड़ती थी, और अब क्या होगा हर दवा के ऊपर ये एक्सपायरी डेट लिखने का, क्या इससे फायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं। अमरीश बताइए ये क्या मूव है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और अब इससे क्या बदलाव आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह की शिकायतें बहुत बड़ी संख्या में मिल रही थी एनसीएच पे, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को, जिसमें साफ कहा जा रहा था कि महंगी दवाएं हैं, हमें जरूरत अगर कम दवाओं के बावजूद इसके, क्योंकि वो पूरी स्ट्रिप खरीदनी है, दुकानदार इस बात के लिए मंजूर नहीं करता कि वो 1 दवाई या 2 दवाई दे हमको, और मजबूरन हमें वो उसके ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं कि बची दवाएं हैं उसका भी कोई काम होता नहीं घर पे। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान है और एक बड़ा कचरा घर में बढ़ रहा है। और इस शिकायतों को ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एक सुझाव जो है तैयार किया है, जो कि अगले कुछ दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय, डीसीजीआई, इंडस्ट्री के तमाम लोग जो कि दवा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके साथ साझा किया जाएगा और हो सकता है कि इस पर विचार किया जाए। जो सुझाव है वो ये है कि जो स्ट्रिप होती है, यानी कि 10 टैबलेट की जो पूरा पत्ता होता है, उसको परफोरेटेड किया जाए, यानी कि हर टैबलेट के बाद डॉटेड उसको किया जाए ताकि उसको वहां से फाड़ा जा सके। और हर टैबलेट के ऊपर अगर हम क्यूआर कोड के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो उस पूरे पत्ते पर एक जगह जो लिखा होता है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग या बैच डेट, वो सब लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। हर टैबलेट पे अगर क्यूआर रहेगा तो जितनी जरूरत है आपको दवाई की, वो दवाई आपको दी जा सकेगी और दवा देने वाले के लिए भी आसान रहेगा और लेने वाले के लिए भी पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। जी अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल उसमें आप डॉटेड वो लगा के ताकि उसको फाड़ा जा सके, फिर क्यूआर कोड, ऐसा तो नहीं है कि दवा कंपनियां बोलेंगी साहब हमारा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमारी तो काम बढ़ जाएगा, तो हम चलो दवा महंगी कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि इस बात की संभावना बनती है कि शायद इंडस्ट्री इस बात को कहे। लेकिन आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि 1 अगस्त ऑनवर्ड 300 से ज्यादा दवाओं को लेकर क्यूआर कोड मंजूर कर दिया इंडस्ट्री ने। यानी कि इंडस्ट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से
पहले से उपलब्ध है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस गाइडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में और दवाइयां इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो फिर इस प्रैक्टिस को लाने में बहुत ज्यादा देरी या हीला हवाली कंपनी की तरफ से हो, ऐसी उम्मीद कम की जा रही है। इसलिए ये सुझाव को तरफ लिया जाएगा और आने वाले दिनों में शायद इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। लेकिन ये कंज्यूमर एंगल यहां से जुड़ रहा है अमरीश, कि अब जबरदस्ती जो आपको माना 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप जो है 100 रुपए में खरीदनी पड़ती थी, आपको जरूरत है 3 की या 2 की, तो अब वो नहीं होगा। तो ऐसे में कंज्यूमर के पैसे की भी बचत होगी। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात तो यही है इस पूरे फैसले के पीछे कि ये कंज्यूमर के पैसे की बचत होगी, यानी कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही दवाएं लेगा। ये दवाएं जो बची हुई हैं उसको बेचने के लिए भी दुकानदार के पास कोई बहाना रहेगा या वजह रहेगी कि वो बिक सकती हैं। तीसरा ये कि जो कचरा घर में इकट्ठा हो रहा है दवाओं के नाम पे, जो कि इस्तेमाल नहीं होगा कहीं भी किसी भी व्यक्ति के लिए, वो कचरा भी नहीं होगा। तो यानी कि दवाओं की जरूरत कम पड़ेगी, जितनी जरूरत है उतनी ही दवाएं मिलेंगी। और आने वाले दिनों में ये जो अगर प्रैक्टिस शुरू होती है तो हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली उपाय भी होगा, यानी कि ज्यादा कम कीमत पर दवाएं में उपलब्ध होंगी और ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये कंज्यूमर फ्रेंडली भी है और देश में जो दवाइयाँ बेकार चली जाती हैं, घरों में पड़ी रह जाती हैं, उन पर भी एक तरह से अंकुश लगेगा, किसी के काम आ जाएंगी। और दूसरा आप देखते हैं कि इंडस्ट्री इस पे किस तरह से रिएक्ट करती है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री को अपना फीडबैक किस तरह से देती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव कंज्यूमर के हित में, और एक्सपायरी अगर हर टैबलेट पे होगी तो आपको भी ये देखने में आसानी होगी कि एक ही अगर टैबलेट बची हुई है तो कहीं वो एक्सपायरी की ओर तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, छोटा मूव लेकिन बड़े काम का। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद सिडनी से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। देर रात तक उनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड करेगी। मोदी की यह यात्रा कई मायनों में अहम रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध मजबूत बनाने के लिए कई फैसले लिए गए। इसके अलावा मोदी ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को भी खुली चुनौती दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 वाली फ्रेंडशिप नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज छठी बार मिले हैं और इस मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को और सॉलिड बनाने की बात हुई। दोनों देशों के बीच कई MOUs भी साइन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। यह मुलाकात इसी जगह पर हुई थी, यहाँ का एडमिरल्टी हाउस, जो कि विश्व फेमस है। और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने अल्बनीज के सामने भारत और भारतीयों से जुड़े मुद्दों की बात की। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया और भविष्य में ऐसे हमले बर्दाश्त न करने की बात कही। यानी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानियों को मोदी ने कड़ी चेतावनी दे दी। पीएम मोदी की मांग पर अल्बनीज ने मंदिर पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। आज सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी की बैक टू बैक डिप्लोमेटिक मीटिंग्स रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस को भारतीय तिरंगे के रंगों में सजाया गया। मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की जबरदस्त चर्चा वहां की मीडिया ने भी की। द ऑस्ट्रेलियन और फाइनेंशियल रिव्यू जैसे ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को फ्रंट पेज पर जगह दी और उनकी लोकप्रियता की दिल खोलकर तारीफ भी की। फाइनेंशियल रिव्यू ने लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, मोदी रॉक्स सिडनी। वहीं द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने पीएम मोदी को बॉस बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया है जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच चल रहा होगा और दिवाली के सेलिब्रेशन का भी उस वक्त होगा। और साथ ही पीएम मोदी ने सितंबर में होने वाले G20 लीडर्स समिट को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता दिया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है ऑस्ट्रेलिया यात्रा अगर देखें तो इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।
श्रीनगर में G20 की बैठक में शिरकत करने पहुंचे विदेशी मेहमानों को आज कश्मीर को करीब से देखने का मौका मिला। G20 डेलीगेट्स के दिन की शुरुआत योग के साथ हुई। इसके बाद सभी मेहमानों को डल लेक, मुगल गार्डन और गोल्फ कोर्स ले जाया गया। विदेशी मेहमानों ने भी माना कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। I love the place. I really like it. G20 डेलीगेट्स को श्रीनगर के मशहूर पोलो मार्केट ले जाया गया। यहाँ उन्हें कश्मीरी क्राफ्ट और कारीगरी के बारे में जानकारी दी गई। वो इस मार्केट में आए और ये मार्केट एक हाईटेक मार्केट है। यहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट है हमारे कश्मीर का, उसको दर्शाया जाता। श्रीनगर में 3 दिन तक चली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कई लिहाज से अहम रही। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कश्मीर का नाम ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस में टॉप पायदान पर शामिल हो गया। कश्मीर में G20 समिट के जरिए चीन पाकिस्तान को करारा कूटनीतिक जवाब भी दिया गया। कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद है कि G20 से घाटी के टूरिज्म को 100% फायदा मिलेगा। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। 3 दिन तक चली G20 की बैठक से कश्मीर के लोग भी उत्साहित हैं। इसी मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान से खास बात की जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने। कश्मीर में G20 की बैठक हो रही है और इस वक्त हमारे साथ अभिनेत्री हिना खान है, जो कि खुद कश्मीर से हैं। आप हमेशा कश्मीर आती रही हैं, लेकिन आज कितना अलग माहौल है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। कहते हैं ना कि आपको जब आपके शहर में जो जन्मभूमि है आपकी, कर्मभूमि तो मुंबई है, लेकिन जन्मभूमि में जब आपको वो अप्रिसिएशन मिलता है, कर्मभूमि ने तो बहुत दिया, इतने अवार्ड्स, इतना अप्रिसिएशन, पर जब जन्मभूमि से अप्रिसिएशन मिलता है तो वो फीलिंग ही अलग है। सो आई थिंक मैं आज वो फीलिंग एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर आई हैं, G20 का माहौल है, इंटरनेशनल इवेंट यहाँ बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको लगता है अब इसके बाद एक शुरुआत हुई है, लोगों में भरोसा बढ़ा है? बिल्कुल, लोगों में भरोसा बढ़ा है। इतने लोग एक साथ आए, आप देखिए यहाँ का आर्ट एंड कल्चर कितना प्रमोट हो रहा है, कितना अच्छा है यहाँ के टूरिज्म के लिए। और ऑलरेडी मतलब आप देखिए किस तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो वेदर है, जो माहौल है, जो हॉस्पिटैलिटी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। द सीनिक ब्यूटी, आई मीन ऑल इन ऑल कश्मीर इज द बेस्ट। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट्स हियर। ना हमारे साथ हैं, कश्मीरी में कुछ कहना चाहेंगी और समझा भी दीजिए क्या कहना। आई थिंक अभी मैंने अपने AV में भी कहा था, बोर्ड सोचो बोर्ड करे, मतलब बड़ा सोचिए और बड़ा कीजिए। 28 मई को पीएम मोदी राष्ट्र को नए संसद भवन को समर्पित करेंगे। इसी दिन भारत की शक्ति और अधिकारों का प्रतीक सेंगोल को भी नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस सेंगोल के बारे में जानकारी दी। साथ ही सेंगोल वेबसाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। अट्ठाईस मई को संसद के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी इस सेंगोल को स्वीकार करेंगे। तमिलनाडु से आए विद्वान इसे पीएम मोदी को सौंपेंगे। फिर इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेंगोल के जरिए ही अंग्रेजों ने सत्ता का ट्रांसफर किया था। 14 अगस्त 1947 की रात करीब 10:45 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे तमिलनाडु के अधिनाम से स्वीकार किया था, जो कि अंग्रेजों से सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये सेंगोल है क्या? नए संसद भवन में इसे क्यों स्थापित किया जा रहा है और किस तरह ये नए भारत की संप्रभुता और शक्ति का फिर से प्रतीक बनेगा? ये भारत की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। देश की संप्रभुता का भी प्रतीक है सेंगोल। भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। सेंगोल देश की आजादी का प्रतीक है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है। दरअसल सेंगोल राजदंड का इतिहास बेहद ही पुराना रहा है। इसके पीछे युगों से जुड़ी परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका मतलब संपदा से संपन्न होता है। सेंगोल संस्कृत शब्द संकु से लिया गया।
शंकु का अर्थ है शंख। शंख संप्रभुता के प्रतीक का स्वरूप है। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति, अधिकार का प्रतीक। इसका पहला उपयोग मौर्य साम्राज्य ने किया। गुप्त साम्राज्य में भी इसके प्रयोग का जिक्र है। सेंगोल का चोल साम्राज्य में भी इस्तेमाल किया गया। वहीं मुगल साम्राज्य में भी सेंगोल का प्रयोग हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अधिकार का प्रतीक माना। 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना। सेंगोल का अगस्त 1947 के बाद नहीं हुआ इस्तेमाल। आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। सेंगोल के बारे में जब पीएम मोदी को पता चला था तो उन्होंने इसे संसद के नए भवन में स्थापित करने का फैसला किया था। अब इंतजार है 28 मई का, जब भारत की समृद्ध परंपरा और शक्ति का प्रतीक सेंगोल सबके सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। ये नए भारत की वो तस्वीर है जहां पर बैठकर हमारे देश के सांसद देश के 130 करोड़ लोगों की तकदीर लिखेंगे। ये भारत के लोकतंत्र का नया मंदिर है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक नई संसद के उद्घाटन पर सभी दलों को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन विपक्ष के कई दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। दरअसल 18 मई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी से मिलकर नए संसद भवन के उद्घाटन का आग्रह किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर नई बहस छेड़ते हुए ट्वीट कर डाला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया, जबकि बीजेपी ने इसे नकारात्मक राजनीति करार दिया, जिसके बाद से नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध की सियासत चल पड़ी। विरोध में शिवसेना, उद्धव गुट ने भी इसे संविधान का अपमान करार दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे संविधान की हत्या करार दिया और कहा कि दलित राष्ट्रपति होने की वजह से उन्हें उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा, जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस को उसके पुराने उद्घाटन को याद दिलाया। सूत्रों के हवाले से अब तक जिन पार्टियों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है, उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट, सीपीआई, सीपीएम शामिल है। तो क्या ये माना जाए कि पूरा विपक्ष संसद के नए भवन के उद्घाटन के बहाने पीएम मोदी पर हमलावर है, या फिर मिशन 2024 से पहले एकजुटता का ये एक ट्रायल भर है? रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गर्मियों में हेल्दी फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पर लोग कुछ भी पी लेते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? इसमें शुगर और नमक की मात्रा ज्यादा हो सकती है। साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी मिलाए जाते हैं। इससे डायबिटीज, ओबेसिटी, डाइजेशन सिस्टम खराब होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। चिलचिलाती गर्मी में पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स की डिमांड काफी बढ़ जाती है। कंपनियां भी इन पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स के हेल्दी होने और इनके ताजे फलों के जूस से बने होने का दावा करती हैं। लोग भ्रम में आ जाते हैं और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या वाकई इन फ्रूट जूस में केवल ताजे फलों का पल्प होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ताजे फलों के नाम पर इनमें पल्प की मात्रा केवल 25% के करीब होती है। वहीं इसमें आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी मिला होता है। साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव और तमाम ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारी सेहत को बीमार कर सकते हैं। आजकल नो एडेड शुगर के नाम पर बड़ी ही चालाकी से कंपनियां फ्रूट ड्रिंक्स के नाम पर ऐसे उत्पाद बेच रही हैं जिनमें स्वीटनर मिला हुआ होता है।
लेकिन कंपनियां इसे अपने विज्ञापन में जाहिर नहीं करती। डायबिटिक लोग फ्रूट ड्रिंक्स का खूब इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक होता है। अब बात करते हैं गर्मियों में बिकने वाले लेमन ड्रिंक्स, जलजीरा, लस्सी, मैंगो जूस, बटर मिल्क और ऑरेंज ड्रिंक्स जैसे उत्पादों की। खासकर गर्मियों में इनकी बिक्री और खपत काफी बढ़ जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें शक्कर और नमक की मात्रा खतरनाक लेवल पर होती है। हमें दिन भर में महज 25 से 30 ग्राम शक्कर लेनी चाहिए, लेकिन इन पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स में मात्र 200 ml के एक डिब्बे में ही 15 से 20 ग्राम शक्कर मिली होती है। वहीं इन डिब्बाबंद उत्पादों में 1 से 2.5 ग्राम तक नमक होता है, जबकि दिन भर में एक व्यक्ति को सामान्य तौर पर 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स में कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा होती है। अब पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स के खतरे पर बात कर लेते हैं। पैकेज्ड जूस में इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव से फैट बढ़ जाता है, एसिडिटी की समस्या के साथ शरीर का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं ज्यादातर पैकेज्ड फ्रूट जूस में इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर से पेट की बीमारी में खासकर डायरिया होने का खतरा रहता है। पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स के लगातार सेवन से स्किन एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कोई भी डिब्बाबंद फ्रूट ड्रिंक्स प्रोडक्ट खरीदने से पहले लेबलिंग जरूर देखें, ताकि इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स का पता चल सके। फसाई भी अब पैकेज्ड उत्पादों का फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के नियम को सख्त करने जा रही है, ताकि पैकेज्ड फूड से जुड़ी कंपनियां किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सऊदी की ओर से ऐसा क्या बयान आया कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, दरअसल सऊदी अरेबिया के प्रिंस की तरफ से शॉर्ट सेलर्स जो है उनके लिए एक चेतावनी आई है, और ये चेतावनी है कि आप ऑयल के फ्यूचर्स में शॉर्ट ना करें। और इसके बाद हमने देखा दरअसल कच्चे तेल के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। आपको याद होगा दरअसल 2020 में भी इन्होंने शॉर्ट सेलर्स को कहा था कि आप कच्चे तेल में गैम्बलिंग ना करें और यहाँ पे शॉर्ट ना करें, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। और उसके बाद हमने देखा था कि कच्चे तेल के भाव किस तरह से बढ़े थे और जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए थे। अब उनकी इस बार की चेतावनी को कहीं ना कहीं बाजार मान के चल रहा है कि इसका मतलब ये है कि 4 तारीख को दरअसल जो ओपेक की बैठक होने वाली है, हो सकता है वहाँ पे ओपेक जो है और भी प्रोडक्शन कट के आसपास का ऐलान करे। आपको याद होगा अप्रैल में भी प्रोडक्शन कट का ऐलान जो है वो ओपेक प्लस की तरफ से किया गया था, और उसके बाद हमने देखा था कि कच्चे तेल के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। और इस बार भी सऊदी अरेबिया के प्रिंस की तरफ से जब ये बयान आया कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप शॉर्ट ना करें, और इनफैक्ट उनके एक वर्ड थे वॉच आउट, यानी कि आप नज़र रखेगा। इसका मतलब लोगों ने ये लगाया कि ओपेक की बैठक के समय हो सकता है कि आपको फिर से एक बार कच्चे तेल के ओवरऑल प्रोडक्शन जो है उसमें कटौती देखने मिलेगी, और इसका सीधा असर जाहिर सी बात है कच्चे तेल के दाम पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कट और होते हैं तो सप्लाई की इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो सकते हैं। इसके लिए आपने देखा इस बयान के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़े, और अगर 4 जून को जो बैठक होने वाली है उसमें एक्चुअली ओपेक प्लस अपने प्रोडक्शन कट और भी ऐलान करता है, तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको कच्चे तेल के दाम पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस की तरफ से जो बयान आया उसके चलते ऑयल मार्केट में बड़ी हलचल अब देखने मिल सकती है, और ये हलचल जो है 4 जून तक जारी रह सकती है। अब बात बाजार की। बाजार में 3 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 208 अंक टूटकर 61,774 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंकों से ज्यादा फिसलकर 18,285 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 250 अंकों की गिरावट के साथ 43,678 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मेटल, बैंक और फाइनेंस शेयरों ने दबाव बनाया। हाल बताएंगे अरमान। देखिए, 3 दिन की जो लगातार तेजी है उसके बाद आपको यहाँ पर भी गिरावट आती हुई दिखी। जो ग्लोबल मार्केट में जो गिरावट थी उसका असर आपको हमारे मार्केट में भी आता हुआ दिखा, और हमारे मार्केट में भी आपको नेगेटिव क्लोजिंग जो है आती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो सूची में आपको नाम दिखेंगे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटर, आईटीसी जैसे स्टॉक दिखेंगे
जो आपको गेनर्स की सूची में आते हुए दिखे। और अगर निफ्टी लूजर्स की अगर आप सूची देखें तो उसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जो यहाँ पर गिरावट के साथ आते हुए दिखे। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? दीपक नाइट्राइट, स्पाइस जेट, वहाँ पे बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। मेट्रो ब्रांड्स और ड्रीम फोक्स की बात करें तो जो नतीजों के बाद आपको बढ़िया मोमेंट जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा। और अगर आप लूजर्स कैटेगरी में देखें तो एंटनी वेस्ट और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन जो वहाँ पर खबरें आती हुई दिखी, उसके चलते यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और क्यूमेंस के भी अगर आप देखें तो लगभग 6% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ पर भी आती हुई दिखी। उसके अलावा निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो आईबी रियल एस्टेट, एनबीसीसी, डिक्सन टेक और लॉरीज लैब जैसे आपको स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको अच्छी खासी जो है तेजी आती हुई दिखी। और अंत में अगर निफ्टी के अलावा लूजर्स देखें तो उसमें आपको हिताची एनर्जी, सीक्वेंट साइंटिफिक और कैम्प्लास सनमार्क जैसी कंपनियां दिखेगी जहां पर आपको जो है गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल 3 दिनों की जो लगातार तेजी चलती थी वहां पर अगर आप ग्लोबल मार्केट के चलते आपको हमारे मार्केट में भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखी। अमेरिकी बाजारों का हाल भी देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरह के कारोबार दिखाई दे रहा है। तो डाउ जोन्स में आप देखिए गिरावट नज़र आ रही है, 242-240 अंकों के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है डाउ जोन्स में, 32,814 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। नैस्डैक में आप देखेंगे तो 1% से ज़्यादा की गिरावट, 136 अंकों की गिरावट, 12,423 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर आप S&P पर नजर डालें तो 33 अंकों की गिरावट के साथ 4,113 के स्तर पर S&P कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।